बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। तो आइए इस खास बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में मातृ शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों के स्टॉलों का शुभारंभ किया और उनके उत्पादों का अवलोकन भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने महिलाओं से संवाद कर उनके हुनर और मेहनत की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर दे रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिलेट्स, यूनी, वस्त्र, अचार, जैम, लड्डू और हस्त निर्मित राखियों जैसे स्थानीय उत्पाद तैयार कर रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन उत्पादों को बेहतर बाजार और मजबूत मार्केटिंग उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता पिछले सालों में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी हैं, यहाँ पर रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है। हमारी बहनें बहुत मेहनत से काम करती हैं, अनेक प्रकार के समूह चलाती हैं, अपना अच्छा उत्पाद बनाकर रोज़गार भी करती हैं, स्वरोजगार भी करती हैं, अन्य लोगों को भी रोज़गार से जोड़ती हैं और लोगों को भी उनका जो उत्पाद है वो बहुत पसंद आता है, लोग उसको खरीदते हैं और हमारा भी प्रयास रहता है हर समय। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों और जमाखोरों पर धामी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह तक का सघन जांच अभियान चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन टीमें दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही हैं। कई जगह एक्सपायरी और खराब खाद्य सामग्री मिलने पर उसे तत्काल नष्ट कराया गया। तो वहीं दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया। देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में सैंपलिंग तेज कर दी गई है। चीनी जमाखोरी और घरेलू सिलेंडर के गलत इस्तेमाल पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया। साथ ही इस बैठक की सीएम ने अध्यक्षता भी की। इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों और जनहित से जुड़े फैसलों पर मंथन भी किया गया। बैठक के दौरान सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और आगामी योजनाओं को लेकर भी बातचीत की गई। मंत्रिमंडल के सदस्य और अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं कैबिनेट बैठक के बाद लिए गए फैसलों की जानकारी सरकार की ओर से साझा की जाएगी। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक हिल जात्रा महोत्सव इस बार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से पिथौरागढ़ में आयोजित ऐतिहासिक हिल जात्रा पर्व को वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 500 वर्षों से अधिक पुराना ये पर्व सौर घाटी की सांस्कृतिक पहचान और पहाड़ी जीवन की अनमोल विरासत है। उन्होंने कृषि, पशुपालन और परंपराओं से जुड़े इस उत्सव को नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने वाला माध्यम भी बताया। मुख्यमंत्री ने ग्राम जाखनी स्थित बाबा गंगनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा करते हुए
सरकार मानस खंड के पौराणिक मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। ऋषिकेश के भरत मंदिर पब्लिक स्कूल परिसर में उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से पंजीकृत श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान 600 श्रमिक परिवारों को स्वास्थ्य पोषक आहार किट, बच्चों के लिए शिक्षा किट और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य किट जो है वो बांटी गई। तो वहीं शिविर में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि श्रमिक देश और प्रदेश के विकास की मजबूत नींव हैं। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं का लाभ हर पात्र श्रमिक तक पहुंचाने की खास अपील की है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस दौरान पहाड़ों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और पलायन रोकने की दिशा में पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली जिलों में औद्योगिक पार्क विकसित करने की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है। इन पार्कों में स्थानीय संसाधनों और जरूरतों के मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण, स्टील फैब्रिकेशन समेत कई उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को उनके अपने क्षेत्र में रोजगार मिले और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो। साथ ही पहाड़ी उत्पादों को बाजार से जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी विशेष बातचीत की गई। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस समय से शपथ ली है, उनका प्रमुख उद्देश्य ये रहा है कि हमारे उत्तराखंड से जो पलायन हो रहे हैं उसकी रोकथाम किस प्रकार से करी जाए। उस श्रेणी में लगातार वो कार्यरत है और कार्य कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने एक बड़ा अहम फैसला लाया है कि औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और 3 जनपद जो इन्होंने केंद्रित किए, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली, ये मेन वो केंद्र जहां से पहाड़ों में पलायन होने की संभावना हो सकती है। इन सब चीजों को देखकर खुद का उनका रोजगार स्थापित करने को लेकर जो एक महत्वपूर्ण पहल करी गई है वो वाकई में बहुत ही सराहनीय। इससे पहले भी तत्कालीन सरकार कांग्रेस की रही है, लेकिन कभी भी कुछ भी उन्होंने पलायन को रोकने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कहा जा सके कि पलायन को रोकने की दृष्टि में इन्होंने कुछ किया है। लेकिन जब आज भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है तो उस पर भी ये सवाल उठा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि स्वरोजगार के जरिए कितने युवाओं को खुद का रोजगार देने वाला बनाया है और वो रोजगार मांगने वाले नहीं है, अब रोजगार दे रहे हैं वो लोगों को। 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। तो उत्तराखंड में लगातार रोजगार को लेकर जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा। वंदे मातरम के गायन को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान के पूरे वंदे मातरम का गायन नहीं करने के फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस भी खुलकर समर्थन में आ गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने साफ कहा कि कांग्रेस पूरे वंदे मातरम नहीं गाएगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस किसी के दबाव में काम करने वाली पार्टी नहीं है। रावत ने कहा कि कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है और बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान के मुताबिक ही फैसले लेती है। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज होती जा रही है। हम क्यों तुम्हारे बंदे, तुम कुछ भी बोलते रहो, नहीं तुम्हारे, हम तुम्हारे क्या वो हैं, टट्टू हैं कि जो तुम बोलोगे हम वही करेंगे। जो हम कह रहे हैं वो करो। जो हम तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है वो हम उस रास्ते चल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है हम उस रास्ते चल रहे हैं। इस बार आप कहते भाजपा के लोग हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। कह दे ना भाजपा, कह के देखे भाजपा हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, हम अंबेडकर के जनगण मन को नहीं मानते, हम अंबेडकर के वंदे मातरम को नहीं मानते। कह दे क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। कह दे भाजपा हिम्मत है भाजपा के किसी भी नेता में तो कह दे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। अब कैसे कह सकते हो भाई? जो हम वंदे मातरम में एज ए हरक सिंह रावत, मुझे तुम संस्कृत श्लोक करा लो, मुझे कथा करा लो, इनके बड़े बड़े प्रवचन वाले एक तरफ, इनके बड़े प्रवचन वाले आ जाए, एक तरफ हरक सिंह आ जाए,
और जनता से पूछेंगे कि किसने जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इनके ये आ जाए और एक तरफ हरक सिंह आ जाए, एक तरफ मेरा प्रवचन हो जाए और एक उत्तराखंड राज्य निर्माण के 25 साल बाद भी मांगों का समाधान नहीं होने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी जाहिर है। उधम सिंह नगर जिले के खाटिमा में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भगवान जोशी के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, तो वहीं आंदोलनकारियों ने 21 सितंबर को शहीद दिवस और खटीमा गोलीकांड दिवस पर मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगों को रखने का फैसला भी लिया है। इनमें वंचित आंदोलनकारियों का जल्द चिन्हीकरण, आंदोलनकारियों और आश्रितों को 10% आरक्षण का लाभ और लंबित नियुक्तियों के मामलों का समाधान शामिल है। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देते हुए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की भी मांग उठाई गई है। हमारा मांग पत्र ये बहुत पुराना है और वो पूरी तरह से सरकार जो है उस मांग पत्र को पर विचार नहीं कर रही है। पिछली बार यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, 1 साल पहले भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, माननीय परिषद के उपाध्यक्ष जी आए थे और हमने पता लगाया कि अभी तक उस पर शासन लेवल पर कुछ भी नहीं हुआ है। जिसमें पहली मांग हमारी है कि चिन्हीकरण पेंडिंग क्यों है, 6 महीने डेट बढ़ी, फिर 2 महीने डेट बढ़ी, अब वो समय बहुत कम रह गया है। दूसरा, नियुक्ति का मामला 10% आरक्षण लागू हुआ और करीब ऐसे 100-150 लोग हैं जिनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है, 65 दिन हो गए हैं। एक व्यक्ति उसमें जो है फौत भी हो गया है और वो भी एक क्रिटिकल मामला है। उनके समर्थन में भी यहाँ आए हैं और पूर्व सैनिकों का जो घोर अपमान हुआ है पूरे प्रदेश में, खटीमा में उनको चिन्हित किया गया, उनकी पेंशन दी गई, पेंशन छीन ली गई, ये अपमानजनक है। और साथ में जो है लोकतंत्र सेनानी के नाम पर अपने लोगों को उठा करके 20-20 हजार रुपए इन्होंने पेंशन दी है और जो परिवार शहीद हुए उनके घर के परिवार के लोगों को उनके जो भी रेमेडी जो देनी थी उनमें मात्र 3100 रुपए इन्होंने पेंशन दी है। ये सारे जो विभेद है, जो वर्गीकरण है, जो असंतोष है, उन बातों को लेकर के हम आए हैं। एसडीएम साहब से हमने निवेदन किया है कि हमारी भावना वहां पहुंचे। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में यूजीसी बिल और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में स्वर्ण समाज के लोगों ने तहसील परिसर के बाहर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर यूजीसी बिल वापस लेने की पुरजोर मांग की है। तो वहीं वक्ताओं ने जातिगत आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की जोरदार मांग भी उठाई। इसके साथ ही SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग पर भी गहरी चिंता जताते हुए कानून की समीक्षा करने की भी मांग की गई है। तो साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में चयन का मुख्य आधार केवल योग्यता और समान अवसर होना चाहिए। भी दिया है, क्या मांगते हैं और किस तरह से विरोध करते हैं? साहब देखिए, हम लोग किसी का अनादर नहीं करना चाहते, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं इस काले कानून का। यूजीसी स्वर्ण समाज के बच्चों में वैमनस्य पैदा करेगा। ये हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में जाने से रोक देगा। हमारा बच्चा घर से ही डर जाएगा कि यार जाऊंगा मैं पढ़ने के लिए और वहाँ लगेगा मुकदमा, वो पढ़ने ही नहीं जाएगा। तो हमारे बच्चों को पढ़ाई से रोकने के लिए कानून लाया गया है। पहले आप आरक्षण लेके आए, भाई जब आपने पढ़ाई में आरक्षण दे ही रखा है और सारे काम आप करवा रहे हैं तो आप और आगे किस तक लेना चाहते हैं? और जब आप आरक्षण देना ही चाह रहे हैं तो आप अच्छे से अपना करके उन्हें एक साथ दे के निपटाइए काम को। आर्थिक आधार पर दीजिए आरक्षण। जिस क्रिमिनल को पहले ही आरक्षण मिल चुका है, जिस घर में 4-4, 5-5 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी है, उस आदमी को और कितना आप आरक्षण देंगे? 1-4 आदमी को सरकारी नौकरियां है, अब वो आरक्षण उसको किस बेस पे मिले? आरक्षण उसको मिले जिसको अब तक उसका लाभ नहीं मिला है। आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। आप क्यों आरक्षण देना चाह रहे हैं जाति के आधार पर? और अगर 80 साल में जाति के आधार पर भला होना होता तो अब तक कितनों का भला हो गया है? इसका उठा के देख लीजिए आप, कितनों का भला हो चुका है आर्थिक आधार पर और कितनों का जातिगत में। 80 साल में कुछ तो होना चाहिए था और आर्थिक आधार पर उनका आरक्षण। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत। खबरों का रुख करेंगे। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के मकसद से देहरादून में हरित वन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नाला पानी क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं 127 इन्फेंट्री, टेरिटोरियल आर्मी, गढ़वाल राइफल्स और जिला अभियान निदेशालय की टीम ने मिलकर करीब 200 पौधे लगाए। इस दौरान आंवला, नीम, बेलपत्र, जामुन, बेहड़ा, हरड़ और पीपल जैसी प्रजातियों के पौधे रोपे गए। तो वहीं विद्यार्थियों ने भाषण, कविता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर आयोजकों ने कहा कि अभियान का लक्ष्य पौधे लगाने के साथ साथ उनकी नियमित देखभाल और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये देखिए, वृक्षारोपण हमारी सरकार ने एक हरेला कार्यक्रम, हरेला संक्रांत के दिवस से इसको प्रारंभ किया है। तो हमने उसमें अपना भागीदारी करने के लिए या माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वृक्ष माँ के नाम पे लगाने वाले अवधारणा से हमारे अभियोजन विभाग ने दून डिफेंस इंटरनेशनल स्कूल, हमारे मिलिट्री के सहयोगी वो अपने लोकल सहयोगियों के साथ मिलकर हमने प्लान किया कि इस क्षेत्र में जहाँ थोड़ा सा लैंडस्लाइड है, इस जगह पे हम लोग भी वृक्षारोपण करें। कि सर, हम दून डिफेंस इंटरनेशनल स्कूल में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम अपने गढ़वाल राइफल्स के जवानों के माध्यम से, उनके सहयोग से और साथ में अभियोजन कार्यालय में ज्वाइंट डायरेक्टर गिरीश चंद पंचोली जी के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में करने जा रहे हैं। और आज हम लोग इतने आश्वस्त हैं कि हम 200 पेड़ लगा रहे हैं। बच्चों ने पूरा शिरकत भाग लिया, उसमें पेड़ लगे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हम अपने बच्चों के माध्यम से और अपनी टीम के माध्यम से पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने 200 पेड़ों को बचाने का पूरा लक्ष्य साथ में लेके चलेंगे। और अगले साल जब हम वृक्षारोपण एक महान कार्य तो है, पर्यावरण को ये ऑक्सीजन और सारी सुविधाएं देता है, लेकिन ये हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि जो वृक्ष हम लगाएं उसकी हम सुरक्षा भी करें। वृक्ष लगाने में तो इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम को लेकर उत्तराखंड में पिछले काफी दिनों से सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वंदे मातरम के ऐतिहासिक संघर्ष और कांग्रेस के योगदान को भाजपा अपना नहीं सकती। उन्होंने दावा किया कि साल 1937 में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर एक समिति बनाई थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक के कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़े होने में कांग्रेस को परेशानी होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और संपूर्ण कांग्रेस इस तरीके से वंदे मातरम पर अपना यह बयान जारी कर रही है, अपनी बातें कह रही है, उससे यह समझ में आता है कि देशद्रोही जिस प्रकार से कांग्रेस को कहा जाता था पहले भी, अब भी वो पूरी तरीके से सही है और उन्होंने उस पर स्टैंप खुद लगा दी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो अस्तित्व की लड़ाई आज हरीश रावत जी अपने लिए लड़ रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जो हमारे सैनिक बॉर्डर पर तैनात होकर हमारी देश की सुरक्षा करते हैं, क्या उनके सम्मान के लिए हम अपने देश के वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत पूरा गा नहीं सकते? 5 से 7 मिनट हम एक जगह खड़े नहीं हो सकते हैं? उसमें आपको किस प्रकार की आपत्ति हो रही है? और जब संसद सत्र में ये कह दिया गया था कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इस फैसले पर मोहर लगाई गई थी, उसके बावजूद आपको देश से किसी भी लेस मात्र का प्रेम नहीं है कि आप उस वंदे मातरम गीत को पूरा गा सके? तो एक बार चिंतन और मनन करना चाहिए कांग्रेस को कि किस प्रकार से वो देशद्रोहियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और वंदे मातरम से किस प्रकार का वो परहेज कर रहे हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को लेकर लगातार उत्तराखंड में घमासान जो है वो तेज होता नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वंदे मातरम के मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भट्ट ने कहा कि तुष्टीकरण कांग्रेस की पुरानी नीति रही है और इसी वजह से वह देवभूमि की जनता की भावनाओं का अपमान कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड की जनता इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर राज्य के लोगों की आस्था और धार्मिक स्थलों के सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर लगातार दोनों दलों के बीच जो है जुबानी जंग देखने को मिल रही है।
कि निश्चित रूप से कांग्रेस के नेचर में तुष्टीकरण है और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का वंदे मातरम का विरोध करके तुष्टीकरण करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी। उत्तराखंड के अंदर माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गे का, सबकी स्तुति अगर वंदे मातरम होती है तो उसका एक स्वर्णिम और मैं कह सकता हूँ पूरे राज्य के लोगों के अंदर एक हर्ष का विषय, श्रद्धा का विषय है, जिसका अपमान कर कांग्रेस ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ की जनता को भी अपमानित किया है। उत्तराखंड में महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि चीनी और प्याज के बढ़ते दामों के कारण महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रीतम सिंह ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी सरकार को घेरा तो वहीं महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े भी किए। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन, शराब और भूमाफिया प्रदेश में सक्रिय है। कांग्रेस नेता ने कहा कि युवा और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस युवाओं के अधिकारियों की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी रहेगी। लोग जो है कांग्रेस से आस्था व्यक्त कर रहे हैं और करें क्यों ना। आज हालात देख लीजिए ना, बद से बद स्थिति हो गई है। पिछले दिनों 2-3 दिन में जो 17 रुपये किलो जो है चीनी बढ़ा दी, आज प्याज के दाम बढ़ गए। महंगाई अपने चरम पर, भ्रष्टाचार अपने चरम पर, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। मैं मुख्यमंत्री को देख रहा था, कह रहे थे कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे। कोई भी महिलाएं सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित तो रहेगी तब रहेगी जब भाजपा के लोग छोड़ेंगे उनको। तो आज तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। जैन जी के माध्यम से आप देख लीजिए आज हालात क्या है पूरे देश के। राहुल गांधी जी जो है नौजवान साथियों की इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। नौजवान साथी आपके सामने है, पैलेट गन से जो साथी घायल था उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए RTO देहरादून ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान विभाग की ओर से 20 से 23 तारीख तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध पार्किंग, नशे में ड्राइविंग और ओवरलोडिंग, माल ले जाने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा गया। RTO प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान 590 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले 62 वाहनों को सीज किया गया। नशे में वाहन चलाने वाले 5 चालकों पर भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिली तो वहीं 191 चालकों के लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की भी संस्तुति भेजी गई। विभाग ने साफ किया कि सड़क सुरक्षा अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अभी विगत दिनों में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हुए हैं कि बहुत से जो गुड्स व्हीकल हैं वो अनअटेंडेड या फिर वैसे भी मेन जो सड़क है हमारी, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो या फिर स्टेट हाईवेज हो, उनके किनारे खड़े कर देते हैं, जिस वजह से कि दुर्घटनाएं हो भी रही हैं। तो अभी हमने 20 तारीख से 23 तारीख तक के लिए, 20 तारीख की रात्रि से 21, 22 और 23 के लिए एक 3 दिन का पूरा अभियान पूरे संभाग में हमने चलाया है, जिसमें कि हमारे जितने भी एनफोर्समेंट स्क्वाड्स हैं, साथ जिसमें रेगुलर प्रवर्तन दल, इंटरसेप्टर दल और टास्क फोर्स, तो ये पूरा हमारे दल शामिल हैं और सुबह और शाम मुख्य मार्गों पर ये चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। और कल तक जो हमारे पास सूचना पूरी आई थी तो लगभग 590 गाड़ियों के चालान पूरे संभाग। त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर उत्तराखंड में सियासत जो है लगातार जारी है। हल्द्वानी में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को बिना चीनी की फीकी चाय पिलाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि त्योहारों से पहले चीनी समेत जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं सरकार का कहना है कि चीनी की कृत्रिम कमी और जमाखोरी रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
ये सारा गन्ना आपने एथेनॉल में फेंक दिया। एक तो एथेनॉल के जो प्लांट है जो एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, गन्ने के साथ साथ जो पानी की खपत अभूतपूर्व कर रहे हैं, अभी भारी जल संकट इस देश में आने वाला है। और ये सारे जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा, उनकी वाणी से मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद चीनी आपने पहली बारी आज़ाद भारत के इतिहास में आयात करी है 10 लाख टन, 70 रुपये किलो आपने चीनी पहुंचा दी। अभी कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम पे चीनी ना पहुंच जाए तभी फीकी चाय की आदत जनता को हो रहा है, इसलिए फीकी चाय आज पिलाइए। कहा जा रहा 2027 में और महंगाई बढ़ने जा रही है, किस तरह देख रहे हैं? हाँ, इनकी जो नीतियाँ उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि विषयों पर ये बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम कैसे हो इसकी बात आज आप आ रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है, चैनलों में चल रहा है, सभी जगह अखबारों में भी आ रहा है। और जैसा कि ये हमारी भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार है, जो 13 रुपये किलो चीनी हुआ करती थी, आज वो 70 रुपये किलो चीनी इनने बना दी। कहीं ना कहीं इनकी अपनी मिली भगत है और अपने हिसाब से ये सत्ता को चलाना चाहते हैं। इससे हमारा जो चीनी महंगी हुई है, गरीब तबके का आदमी चीनी लेने के लिए मोहताज हो रहा है। जो बिजनेसमैन है, जिनकी मिठाइयों की दुकानें हैं, कारोबारी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इससे नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत ही गलत तरीका इनने जो अपनाया है। आज ये मतलब बहुत छोटे चीनी का जो माध्यम है, चाय रोज की मर्रा की चीज़ें होती है, उसमें कौन आदमी चाय पिएगा? लेबर आदमी जो होता है वो बेचारे को दिन भर की थकान के लिए 1 कप चाय की जरूरत होती है, और चीनी इतनी महंगी कर दी है तो गरीब आदमी अपनी जेब से जो पैसा कमाएगा उससे चीनी भी वो नहीं ला सकता है। तो ये हालत आज भाजपा सरकार ने ये कर दी है। तो यदि भाजपा सरकार समय पर नहीं चेताई तो 2027 में सरकार जनता जो है इनको इनका रास्ता दिखाई। आप कह रहे थे कि चीनी को लेकर, अरे चीनी तो है ही नहीं देश में, ना चीनी है ना मिठास है। ये इस देश के अंदर किसी भी जनता को सुखी देख ही नहीं सकते। ये तो इसी उधेड़-बुन में रहते हैं 12-15 सालों से कि देश की जनता परेशान कैसे हो। इन्होंने पेट्रोल के दामों को कम तो करना नहीं था, उल्टा इन्होंने जो गन्ना है एथेनॉल बनाने के लिए वो गन्ना सब वहाँ चला गया। तो अब चीनी तो है नहीं, जब देश में चीनी नहीं होगी तो क्या इस देश की हालत होगी। चीनी और नमक इस देश के सबसे बड़े सोर्स है। अगर जहाँ चीनी और नमक नहीं है तो समझ लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। तो ये सरकार क्या कर रही है? अब त्योहार आने वाले हैं, बहनों के त्योहार, रक्षाबंधन में मिठास कहाँ से आएगी? बहनें मिठाई कहाँ से खिलाएंगी? मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि जिस संस्कृति की ये बात करते हैं वो संस्कृति भी है खत्म करने वाले हैं। रक्षाबंधन जैसे त्योहार में बिना मिठाइयों के अपने भाइयों के पास जाएंगी, तो इसलिए ये विरोध है। आज फीकी चाय पिला रहे हैं कि आदत डाल लो, अब मिठास ये सब खत्म करने वाले हैं, इसलिए अपनी आदत बना लो। वैसे तो जिसको आज के बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।